आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भले ही यूक्रेन के साथ मुज़ाकरे की हामी भर दी है, लेकिन फिलहाल जारी जंग में कोई नरमी दिखाई नहीं पड़ रही है। तीसरे रोज भी यूक्रेन पर रूसी हमले जारी रहे और लोग खौफ के आलम में सांसें ले रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन से निकलने की कोशिशें भी कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि महाजरीन के लिए बेशतर पड़ोसी ममालिक ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के दरमियान यूक्रेन के लोग कैव जैसे बड़े शहरों से दही इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल से हजारों लोग ट्रेन के जरिए कैव की तरफ रवाना हुए। हालांकि वो कैव नहीं गए और रास्ते में पड़ने वाले छोटे कस्बों के स्टेशन पर उतर गए। उन लोगों का मानना है कि रूस की फौज आम शहरियों पर हमला नहीं करेगी। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में महाजिर इश्यूज डिपार्टमेंट के हाई कमिश्नर फिलिप्पो ग्रांडी ने बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटे में यूक्रेन के 50,000 से ज़्यादा शहरी मुहाजिर बनकर दूसरे ममालिक पहुंच गए हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ चुके हैं और यह अंदाज़ा है कि जंग अगर जारी रही तो 40 लाख लोग अपना मुल्क छोड़ के दीगर मुल्कों में जा सकते हैं। Девушка, бегом! Бегом! यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव से एक और वीडियो जारी किया। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:27 पर पोस्ट किए गए वीडियो में जेलेंस्की ने शहरियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि वो यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, ना ही उन्होंने अपनी फौज को सरेंडर करने का कोई हुक्म दिया। इससे पहले भी जेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव से एक वीडियो मैसेज में कीव में डटे होने की बात कही थी। वीडियो में जेलेंस्की ने यूक्रेनी क़यादत और पार्लियामेंट के कीव में बने रहने का ऐलान किया था। उधर यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच खबर अमेरिका से यही है कि अमेरिका किसी भी हाल में यूक्रेनियन सदर और उनके खानदान को महफूज मकाम पर शिफ्ट करने की तैयारियां कर रहा है और CIA की एक टीम बाज़ाब्ता इस पर काम कर रही है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю, нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ पर लगातार हो रहे रूसी हमले से खौफजदा शहरी महफूज मकामात पर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रूसी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए सभी जल्द से जल्द कैफ ही नहीं यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी मुल्क जाना चाहते हैं। इस दरमियान ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन ने बच्चों, खवातीन व बुजुर्ग को तो मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी, लेकिन मर्दों को शहर और मुल्क छोड़ने से रोका जा रहा है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ से पोलैंड के ट्रेजे मिसिल पहुंची खातून डारिया ने सिसकते हुए बताया कि ट्रेन से मर्दों को खींचकर नीचे उतारा जा रहा है।
उनका कहना है कि ट्रेन से उन मर्दों को भी उतारा जा रहा है जो अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। 48 साल खातून विल्मा शिगर ने भी इस बात की तस्दीक की। वो यूक्रेन के अझोरोड से अपने 47 साल बेटे के साथ हंगरी में पनाह लेने जा रही थी, लेकिन उनके बेटे को ट्रेन से उतार दिया गया। उसने रोते हुए कहा कि वो ना चाहते हुए भी अपने बेटे से जुदा होने के लिए मजबूर हो गई हैं। जंग के तीसरे दिन रूसी फौजी यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव के करीब पहुंच चुके हैं। कीव और आसपास के इलाकों में यूक्रेनी फौजियों और रूसियों के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि रूसी फौजी किसी भी वक्त शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इस बीच कीव की हिफाजत के लिए आम लोगों ने बंदूकें उठा ली हैं। वो घर, छतों और सड़कों पर तैनात होकर रूसी फौजियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। इनमें से कई दो रात से सोए नहीं हैं और वतन की हिफाजत में जुटे हुए हैं। सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि आज की रात मुल्क का मुस्तकबिल तय करेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि रूसियों को रोकने के लिए वो डटे रहें। रूस के जरिए यूक्रेन पर किए गए हमले की पूरी दुनिया में शदीद मजम्मत हो रही है। इस ताल्लुक से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और हमले के खिलाफ देर रात मजम्मती करारदाद लाते हुए वोटिंग के लिए इमरजेंसी इजलास तलब किया। इस इजलास में हिंदुस्तान और चीन ने यूक्रेन पर हमले की मजम्मत जरूर की, लेकिन वोटिंग में शामिल होने से परहेज किया। मजम्मती करारदाद में हुई वोटिंग का नतीजा भी बरामद हो गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करारदाद के हक में 11 और खिलाफ में 1 वोट पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए देर रात तलब की गई इजलास में बहस के दौरान अमेरिका ने रूसी हमले की मजम्मत करते हुए रूसी सदर पुतिन पर पाबंदी आयद करने की बात कही। बरतानिया ने इस इजलास में इल्जाम लगाया कि रूसी टैंक आम शहरियों को कुचल रहे हैं। हिंदुस्तान ने इस मौके पर इंतहाई मुतवाज़ुन रुख इख्तियार करते हुए सभी मुतनाज़िया इशूज़ को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। हिंदुस्तान ने कहा कि इस बात से अफसोस है कि सिफारती रास्ता तर्क कर दिया गया, हमें इस पर लौटना होगा। हिंदुस्तान के नुमाइंदे जो कि यूनाइटेड नेशंस में टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा कि सभी रुकन ममालिक को तामीरी अंदाज से आगे बढ़ने के लिए उसूलों का एहतराम करने की ज़रूरत है। तफरीक़ों और तनाज़ात को निपटाने के लिए बातचीत ही वाहिद जवाब है, हालांकि इस वक्त ये मुश्किल लग सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन में हाल में हुए वाक़यात से हिंदुस्तान बेहद परेशान है। हम गुजारिश करते हैं कि तशद्दुद और दुश्मनी को फ़ौरन ख़त्म करने की सभी कोशिशें की जाएँ। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. यूक्रेन के बाद अब रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को धमकी दी है। ये धमकी नाटो में शामिल होने को लेकर दी गई। इसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने नाटो से ओपन डोर पॉलिसी पर जोर देने की मांग की। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जाखारोवा ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को दीगर मुल्कों की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाकर अपनी सिक्योरिटी की बुनियाद नहीं बनानी चाहिए और नाटो में शामिल होने से अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा फौजी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का सामना करना पड़ सकता है। फिनलैंड की वजीर आजम के बयान के बाद रूस ने ये धमकी दी है। नाटो को लेकर ये पूरा तनाज़ा चल रहा है। फिनलैंड की वजीर आजम सना मारिन ने मुल्क की पार्लियामेंट में कहा था कि अगर मुल्क की सिक्योरिटी का मुद्दा बढ़ा तो फिनलैंड नाटो की रुकनीत को अप्लाई करने के लिए तैयार है।
यूक्रेन के हालात के मद्देनजर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि सभी हिंदुस्तानियों को वतन वापसी कराने के मुद्दे पर बातचीत की गई। हुकूमत का पूरा फोकस अपने लोगों को मुल्क वापस लाने का है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन में जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस मीटिंग में वजीर आजम के अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, वजीर दाखिला अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई आला अफसर मौजूद थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 219 हिंदुस्तानी तुलबा को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1943 आज रात 8 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गई। इस फ्लाइट ने दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। उनके लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। यहां से बाहर निकलने के लिए मुसाफिरीन को कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उधर रोमानिया के बुखारेस्ट से ही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रात 9:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। Thank you so much. Good morning, my dear friend. My name is Rahul Srivastava and I am your ambassador in Romania. I know that you have come through a very long and arduous road journey. So the last thing in your mind is an announcement by the ambassador. But before you left, I thought I would just say hello to you. You are in the last leg of your journey back home, where your relatives, friends and family will be waiting with open arms to welcome you. And while you reach there, they will embrace you, you will embrace them, hug them. But while you do that, when you back to your homeland, our motherland, you should also remember that you have your friends still who are here. And when you talk to your friends who are still waiting to be evacuated, you should tell them and assure them that the entire government of India team is working day and night, including all the missions here, to evacuate everyone. And our mission is not complete till we have taken the last person from India out of this place. So, a very safe journey to all of you back home. And remember this day, 26th February. Whenever in life you feel difficult or feel that things are becoming difficult, things are not moving, and remember this day, 26th February, and everything is fine. On everyone's behalf, I would also like to thank Air India and the crew and the officials. Jai Hind. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि जंग से तबाहाल यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तुलबा के अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छुपने के मनाजिर परेशान कुन हैं। राहुल गांधी ने हुकूमत से अपील की कि वो उन तमाम तुलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करें। राहुल गांधी ने पहले भी हुकूमत से सिमत में फौरी कदम उठाने की अपील की थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बंकरों में हिंदुस्तानी तुलबा के मंजर परेशान कुन है। मशरकी यूक्रेन में बहुत से तुलबा शदीद हमले में फंसे हुए हैं। मैं फंसे हुए तुलबा के परेशान खानदानों के साथ खड़ा हूँ। मैं एक बार फिर हुकूमत हिंद से अपील करता हूँ कि उन तुलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करें। इसके साथ ही कांग्रेस रहनुमा ने एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें हिंदुस्तानी तुलबा हुकूमत हिंद से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वहां से फौरी तौर पर वापस लाने का इंतजाम किया जाए। My name is Meghna. I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help.
the shops have been closed down. We have been stuck here for more than 24 hours without food, water, or even proper ventilation. Hi, my name is Rishut. My sister's name is Meghna. Also, my sister is stuck in Ukraine. Can you please help her? I need your help. I want her back. ये हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते अब कितना संभाले? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से खाम तेल के बाजार में उबाल के सबब 95,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के महसूलात का हिंदुस्तान को नुकसान हो सकता है। स्टेट बैंक ग्रुप की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष की निगरानी में तैयार की गई एसबीआई की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन रूस तनाज़े का नतीजा कुछ भी हो, इसका असर तमाम अजनास और प्रॉपर्टी मार्केट पर पड़ेगा। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा कीमती धातुओं और सोने, पैलेडियम और प्लैटिनम जैसी धातुओं की कीमतों में भी इजाफा होगा। एसबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हुकूमत बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी करती है तो उसे हर माह 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह अगर अगले माली साल 2022-23 में डीजल पेट्रोल की खपत में तकरीबन 8 से 10% का भी मान लें तो हुकूमत को सालाना की बुनियाद पर 95,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए की महसूलात का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन ज़रई मसनूआत का बड़ा बरामद कुरिंदा है। बहरी अस्पद में बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई तो गंदम और मक्के की कीमत में इजाफा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा कि हुकूमत का मकसद मुल्क के हर जिले और ब्लॉक की सतह पर संगीन बीमारियों के इलाज के लिए सहूलियात फराहम करना है। आज आम बजट 2022 में सेहत के शोबे के लिए किए गए इंतजाम पर मुनक्किद किए गए एक वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इस बार सेहत की देखभाल के शोबे के लिए बजट की फराहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है और हर जिले में संगीन बीमारियों का इलाज फराहम किया जाएगा और ब्लॉक सतह पर दस्तयाब कराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जा रहा है, क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत, हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं कहता हूं, और वो आयुष्मान भारत एश्योर्ड इनकम है।
भारत सरकार ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब व्यक्ति वहां आएगा तो उसका पेमेंट भारत सरकार की व्यवस्था से होने वाला है। आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे, वो स्थिति अब नहीं रही है। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे आए? आयुष्मान भारत स्कीम के जो महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नवाब मलिक का ब्लड प्रेशर गैर मामूली पाए जाने की वजह से उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। नवाब मलिक को कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से तिब्बी मायने के लिए ले जाया गया। जेजे हॉस्पिटल के जरा ने बताया कि नवाब मलिक को बाकायदा तिब्बी मायने के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन मायने के दौरान उनकी नब्ज की शरह ज़्यादा पाई गई और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं था। इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया। अस्पताल के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार तैनात थे। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 14,35,275 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 9,122 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 43,39,09,110 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,59,374 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,42,52,311 अफराद का इलाज जारी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वबा के 11,499 नए मामले सामने आए, जिससे इन मामलों की कुल तादाद 4,29,05,844 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस में 12,354 की कमी आई है, जिससे अब ये 1,21,881 रह गए हैं। वहीं अगर हम अमवात की बात करें तो पिछले 24 घंटे 255 अफराद ने कोरोना के सबब अपनी जान गंवाई है। बरतानिया के मशहूर तिब्बी जरीदा दी लैंसेट में एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने वालिदैन और सरपरस्तों से महरूम हो जाने वाले बच्चों का जायजा लिया गया। रियाजी के उसूलों की बुनियाद पर की गई इस तहकीकात के मुताबिक दुनिया के 20 मुल्कों में मार्च 2020 और अक्टूबर 2021 के दरमियान 52 लाख से जायद बच्चे अपने वालिदैन या सरपरस्तों से महरूम हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन से महरूम हो जाने वाले बेशतर बच्चों की उम्रें 10 से 17 बरस के दरमियान है और उनमें अक्सरियत वालिद से महरूम हो जाने वालों की है। तहकीकाती टीम के एक रुकन और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में नफ्सियात की प्रोफेसर लॉरेंस शेर का कहना है कि HIV एड्स की वजह से 10 बरस में तकरीबन 50 लाख बच्चे वालिदैन से महरूम हो जाते हैं, लेकिन कोविड-19 ने सिर्फ 2 बरस में ही इतने ज़्यादा बच्चों को वालिदैन से महरूम कर दिया। यतीम हो जाने वाले बच्चों के औसत के लिहाज से सबसे ज़्यादा तादाद पेरू और जनूबी अफ्रीका की है, जहां पर 1000 बच्चों में से बिलतरतीब 8 और 7 बच्चे वालिदैन से महरूम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 की वबा से 20 माह की मुद्दत के दौरान 19 लाख से ज़ायद यतीम हो जाने वाले बच्चों में 12 लाख की उम्र 10 से 17 बरस के दरमियान थी, जबकि बकिया की उम्र 10 बरस से कम थी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कोविड की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों से महरूम हो जाने वाले बच्चों के कोई हतमी आदाद व शुमार अब तक जारी नहीं किया। अलबत्ता खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने रवां बरस फरवरी तक सिर्फ 3,890 बच्चों का इंदराज किया। ये वो बच्चे हैं जो कोविड-19 की वबा के दौरान अपने वालिदैन से महरूम हो गए थे। इन हिंदुस्तानी आंकड़ों को लेकर काफ़ी तनाज़े भी चले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सही आंकड़े अमवात के पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर किए हैं। 2.5 साल से ज़्यादा के वक्फे के बाद 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने कल यानी जुमे के रोज़ से 7 साल की उम्र के बच्चों को मस्जिद हराम में दाखिल होने की इजाज़त देने के फैसले के बारे में बताया। ट्विटर के जरिए वजारत हज और उमरा ने बताया कि हम आपको मुतला करते हैं कि अगर 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों ने तवक्कलना ऐप के जरिए वैक्सीन लगवा ली है और वो वैक्सीनेटेड हैं तो उन्हें हरमैन शरीफैन में दाखिले की इजाज़त दी गई है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी वजारत सेहत ने हाल ही में सेहती और तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 5 से 11 साल की उम्र के अफराद के लिए दस्तयाब करवाई है। सऊदी वजारत सेहत ने क़ब्ल अज़ीम 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन से बचाव के खतरे पिलाने का आगाज़ किया था, क्योंकि ये वैक्सीन बड़ी तादाद में बच्चों के लिए महफूज करार दी गई थी।
साबिक जूनियर आलमी मुक्केबाज चैंपियन निखत जरीन 73वें स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। जुमे को 51 किलो वजन के सेमीफाइनल मुकाबले में निखत ने टोक्यो ओलंपिक की नखरई तमगा जीतने वाली मुक्केबाज बोसिनास काकेरो विग्लो को हरा दिया। हिंदुस्तानी मुक्केबाज ने तुर्की के मुक्केबाज पर 4-1 से जीत दर्ज की है। निखत की बोसिनास के खिलाफ यह पहली जीत है, जिन्होंने 2019 आलमी खातून मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 51 किलो वजन कैटेगरी के सेमीफाइनल मुकाबले में मैरी कॉम को हराया था। दोनों खातून मुक्केबाजों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। शुरू में तुर्की की मुक्केबाज ने जारिहाना खेल का मुजाहरा किया, हालांकि निखत ने अपने सब्र को बरकरार रखा और हरीफ खिलाड़ी पर दूर से ही वजनदार हमले किए। इस सख्त मुकाबले में तेलंगाना के एथलीट ने कई मुनज़्ज़म हमले के साथ वापसी की, क्योंकि उन्होंने अपने हरीफ खिलाड़ी के हमले को बेहतरीन डिफेंस के साथ नाकाम कर दिया। निखत जरीन ने इस फतेह के बाद कहा कि मेरे करियर का एक बड़ा लम्हा है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक और आलमी चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पर फतेह हासिल की गई है। रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलने वाले विष्णु सोलंकी ने चंडीगढ़ के खिलाफ सेंचुरी जड़ी है। सेंचुरी लगाने के बाद हर कोई विष्णु को सलाम कर रहा है। इस खिलाड़ी की एक छोटी बच्ची खराबी सेहत की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बेटी के इंतकाल ने विष्णु को झिंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी की आखिरी रसूमात करने के बाद मैदान पर उतरे और अपनी टीम के लिए सेंचुरी लगाई। चंडीगढ़ के खिलाफ विष्णु ने 12 चौकों की मदद से 104 रन बनाए। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें रियल हीरो बताया। उनकी इस दिलेरी वाली पारी को देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मॉडल अदाकारा रिया पिल्ले के जरिए दाखिल किए गए घरेलू तशद्दुद केस का फैसला सुना दिया है। रिया ने 2014 में अपने साबिक लिव इन पार्टनर लिएंडर पेस के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का मामला दर्ज करवाया था। 6 साल से चल रहे मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने गुज़िश्ता महीने फैसला सुनाया था, जो अब सामने आया। वाज़ेह रहे कि अदालत का फैसला टेनिस स्टार लिएंडर पेस के खिलाफ गया है। अदालत ने उन्हें रिया को हर महीने 1.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अगर रिया के साथ पेस अपना शेड घर छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें रिया को माहाना किराए के तौर पर 50,000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा उन्हें 1 लाख रुपए हर माह मेंटेनेंस के तौर पर भी अदा करना होगा। अपने हुक्म में अदालत ने यह भी कहा कि अगर पेस के मुंबई में बांद्रा वाक़े घर में रिया रहना चाहती है तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लिएंडर के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के सारे सबूत दुरुस्त पाए गए। वो कई तरीकों से घरेलू तशद्दुद में मुलविस थे। काबिल जिक्र है कि रिया और लिएंडर तकरीबन 8 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों की एक बेटी भी है, जिसकी कस्टडी अदालत ने 2008 में रिया को सौंप दी थी। नाजरीन, अब नजर डालते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से जुड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर इलाके में आज मुहिम चलाई। वहां कठेरी असेंबली सीट में एक मीटिंग को खिताब करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अंबेडकर नगर की बात होती है तो लोहिया की याद आती है। लोहिया के उसूलों पर बीजेपी चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मौजूदा जो जारिया इंतखाबात है उसमें बड़ी जीत हासिल करेगी। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए का कन्यादान हम लोग देते हैं और भाइयों बहनों इस राशि को 1 लाख करने का प्रस्ताव भी है। अन्नदाता किसान अगले 5 वर्ष के अंदर देखेंगे कि उन्हें फ्री में बिजली मिलनी प्रारंभ हो गई। और भाइयों बहनों यही नहीं, आपने देखा होगा कि हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया तो परिणाम सामने आया। निवेश हुआ, रोजगार बढ़े, 2 लाख नौजवानों को सरकारी 2 करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र में परंपरागत उद्यम में रोजगार और नौकरी की सुविधा मिली। और सरकार ने तय किया है अगले 5 वर्ष के अंदर। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।